हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करने करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, ये सारे पढ़ लिए। नेक्स्ट जो है हमारा है लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, उत्तोलक अथवा पूंजी संरचना के अनुपात। इसके अंतर्गत देखिए आप उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात को दीर्घकालीन शोधन क्षमताओं का अनुपात भी कहते हैं। ये जो अभी हमने पढ़े थे करंट एसेट से रिलेटेड, ये तो थे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखने के लिए। अब हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखनी है, तो इसके लिए हमें कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इस ये अनुपात जोखिम पूंजी, रिस्क कैपिटल तथा समता इक्विटी कैपिटल के माध्यम से ऋणदाताओं को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण सिक्योरिटी कवर और का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। ठीक है ना। व्यवसाय के स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी पर ऋण का भार देखने के लिए प्रमुख रूप से दो पद्धतियां काम में लाई जाती हैं। प्रथम पद्धति के अंतर्गत ऋण पूंजी अथवा स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी का सापेक्षिक संबंध देखा जाता है तथा द्वितीय पद्धति के अंतर्गत व्यवसाय के लाभों पर ऋण पूंजी भार पर देय ब्याज या भार देखा जाता है। इस प्रकार पूंजी संरचना अनुपात, व्याप्ति अनुपात या ऋण संबंध अनुपात कहलाता है। प्रथम पद्धति के अंतर्गत ज्ञात किए जाने वाले अनुपात निम्न हैं: ऋण समता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशो, दूसरा स्वामित्व अनुपात प्रोप्राइटर रेशो, तीसरा स्थायी संपत्ति अनुपात फिक्स्ड एसेट्स रेशो और चौथा शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशो। ठीक है ना। और पांचवा है पूंजी दंतीकरण अनुपात, इसे गियर अनुपात भी, कैपिटल गियरिंग रेशो भी कहा जाता है। सेकेंड मेथड जो है, इसके अंतर्गत ज्ञात किए जाने वाले अनुपात कौन कौन से हैं: डेब्ट सर्विस रेशो, ऋण सेवा अनुपात, पूर्वाधिकार अंश लाभांश व्याप्ति अनुपात, रोकड़ ऋण सेवा अनुपात। इन सभी अनुपातों के लिए हमें एक एक करके एक एक अनुपात लेंगे और उसके एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे। सबसे पहले है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला आप देख लीजिए। फॉर्मूला क्या दे रखा है इसका हमें: डेब्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, और इसे हमें कह सकते हैं एक्सटर्नल इक्विटी डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटीज़। और इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है आउटसाइडर फंड डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स और प्रोप्राइटर फंड और नेट वेल्थ। अब अगर हम ऐसे डिटेल में पढ़ें तो इसका क्या है: संस्था की जो कुल संपत्तियों का अर्थ प्रबंध स्वामियों द्वारा विनियोजित समता अंश पूंजी, पूर्वदायी अंश पूंजी, ऋण पूंजी सभी से सम्मिलित रूप से किया जाता है। संस्था की शोधन क्षमता संपत्तियों के विनियोजन में स्वामियों द्वारा प्रदान किए गए बाह्य संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में दिए गए अनुपात का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि स्वामियों द्वारा विनियोजित धन एवं बाह्य संस्थाओं के लिए लिए गए ऋण के मध्य उचित संतुलन बनाया जा सकता है। यदि संस्था कुल संपत्तियों के अर्थ प्रबंध में बाह्य ऋणों का अनुपात स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी से अधिक रखती है तो ऋणदाताओं का हित अपेक्षाकृत कम सुरक्षित है, क्योंकि भावी हानि की जोखिम उन्हें उठानी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी इन ऋणों के भुगतान के समय वित्तीय कठिनाई भी अनुभव कर सकती है ना। अब हम ये फॉर्मूला देख लो, वापस से एक बार देख लीजिए। डेब्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटीज डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटीज और आउटसाइडर फंड डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर और प्रोप्राइटर फंड और नेट वर्थ। ठीक है ना। टोटल डेब्ट किसे कहेंगे, या आउटसाइडर फंड किसे कहेंगे, या फिर एक्सटर्नल इक्विटीज किसे कहेंगे, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दोनों को जोड़ देते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इक्विटी और नेटवर्थ और शेयर होल्डर फंड किसे कहेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट्स आपको मालूम है, ऐसी संपत्तियां जो कि कृत्रिम होती हैं, जिनका कोई मोल भाव नहीं होता, एक खर्चे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में के लिए किए जाते हैं और फिर हम उन्हें असेट साइड में दिखाते हैं। तो दीज आर नॉट असेट्स, दीज आर एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्ग टाइम जो होते हैं, जिन्हें हम दिखाते हैं कि हमने एक बार कर दिया, अब कई साल तक फिर हम उसे दिखाते रहते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ये बाह्य संपत्तियों और ऋण में अल्पकालीन व दीर्घकालीन सभी प्रकार के ऋण एवं चालू दायित्व शामिल किए गए हैं, जबकि आंतरिक समताओं तथा संपत्ति में शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, अंश पूंजी, पूंजी संचय,
रिटेन्ड अर्निंग्स तथा आदिक के भी बनाए गए हैं तथा अन्य आगम संचय भी शामिल होते हैं, किंतु एकत्रित हानियाँ, स्थगित व्यय, कृत्रिम संपत्तियाँ तथा अपूर्ण संपत्तियाँ जिनको कोई वसूली मूल्य नहीं हो को घटाया जाता है। वसूली मूल्य कुछ भी नहीं है, बेचने जाएंगे तो कुछ नहीं है, कोई खरीदने वाली नहीं है, बेचा ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। दीर्घकालीन ऋण अनुपात, लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशो, यह अनुपात संस्था की क्या बताता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताता है। इसका फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी और नेट वेल्थ। इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन करें, यह अनुपात किसी व्यवसाय की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का विश्लेषण करता है। साधारणतः ये 1:1 होता है, तो इसे हम सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं। फिर भी व्यवसाय की क्षमता या स्वामी पूंजी जितनी अधिक होगी, लेनदारों की स्थिति उतनी ही अधिक सुरक्षित रहेगी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल जो है इससे इसको समझ लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये दे रखा है एग्जाम्पल, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जर्नल रिजर्व है, P&L अकाउंट है, 10% डेट डिवेंचर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, आउटस्टैंडिंग है, प्रपोज डिविडेंड। फॉर्मूला क्या है इसका, डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो में क्या क्या आएगा, आउटसाइडर फंड और टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड और नेट वेल्थ, ठीक है ना। अब आउटसाइडर फंड और टोटल डेब्ट में क्या क्या शामिल करते हैं हम, डिवेंचर्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस क्रेडिटर प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस प्रपोज डिविडेंड। तो ये देख लो आप नीचे, डिवेंचर्स कितने के हैं, 1 लाख, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का, ठीक है ना, प्लस क्रेडिटर हैं 40,000 के, प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है 40,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 35,000 के और प्रपोज डिविडेंड है 65,000 का। इन सब का आप टोटल कर लीजिए, टोटल करके देखिए, 40 40 80 और 20 1 लाख, एक और एक 2 लाख और 65 और 35 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया 3 लाख, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, 1 लाख की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है, 50,000 की, प्लस जर्नल रिजर्व एंड सरप्लस कितने कितने हैं, प्लस P&L अकाउंट 1,30,000 प्लस 20,000, तो ये भी कितना हो गया 3 लाख। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:1, जो कि बहुत संतोषजनक स्थिति बताता है।